हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टेप राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिसर्च यानी शोध प्रस्ताव क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। तो किसी भी प्रकार का शोध किसी भी प्रकार का जो शोध होता है वो हमेशा किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए किया जाता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कोई भी शोध लक्ष्य या बिना किसी मकसद के नहीं होता। जैसे ही किसी शोध की रूपरेखा निर्मित होती है उसी समय उसका उद्देश्य भी निर्धारित हो जाता है। यानी जो बेसिकली जो शोध कार्य होते हैं वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो देन वो आपका जो प्रस्ताव है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि शोध प्रस्ताव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। यहाँ शोध प्रस्ताव का फॉर्मेट दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आपको रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट में इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही आप अपना शोध प्रस्ताव लिखने की बहुत सी सहायता भी मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे कि आपको जल्द ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना देरी के हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। शोध प्रस्ताव की प्रस्तावना कैसे होनी चाहिए। तो मोटिव यही है कि हम शोध प्रस्ताव की प्रस्तावना को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए एक ट्री है, ट्री में जब ट्री वो कैसे निर्मित हुआ। सबसे पहले अंकुर, ज़मीन में हमने अंकुर बोया, उसके बाद जो है वो धीरे से एक पेड़ बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें वो बढ़ता चला गया और उसका एक ट्री का निर्माण हो गया। उसी तरह से जब हम अपनी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्रस्तावना लिखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रस्तावना ही आपका बेसिकली मोटिव डिफाइन कर देती है कि आप क्या चाहते हैं। आप बड़ा पेड़ उगाने के लिए आप बीज बोए हैं या फिर आपने स्मॉल ट्रीज उगाने के लिए ही पेड़ पौधों को, ऐसी जंगली पेड़ पौधों को उगाने के लिए अंकुर बोया है। तो इस तरह से आप प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं हर विषय में, हर सब्जेक्ट में। तो हमें रिसर्च प्रपोजल में क्या ध्यान रखना है इस बात को पहले हम समझ लेते हैं। तो विषय को चुनने की प्रेरणा देती है प्रस्तावना। शोध समस्या का उल्लेख या समस्या का चयन करने में सहायता देती है। सामग्री संकलन यानी विषय संबंधी कितने प्रकार की सामग्री मिली है आपकी रिसर्च प्रपोजल में, इसकी विवेचना करती है। विषय वस्तु का विवेचन करती है, विषय वस्तु का महत्व बताती है। शोध एक दिशा प्रदान करती है और शोध को प्रविधि प्रदान करती है। बिना देरी के नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं कि शोध का विषय कैसा होना चाहिए। तो चयनीय अध्याय के अनुसार विषय होने चाहिए, चैप्टर से संबंधित या रिलेशन होना चाहिए और निरूपण के आधार पे चैप्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि शोध के कार्य का क्या क्या होते हैं और क्या महत्व होता है। एक शोध कार्य कई महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरता है। आमतौर पर सभी शोध कार्यों में प्रमुख चरणों से होकर गुजरता है, इस प्रकार है। चरण मीन्स होता है जो स्टेप्स होते हैं ना इस रिसर्च प्रपोजल के, तो चरण को हम स्टेप से डिफाइन करते हैं, स्टेप। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि रिसर्च को करने के लिए हमें कौन से स्टेप का सहारा लेना होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है समस्या का चयन। हमें किसी भी रिसर्च को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें एक समस्या का चयन हमें कर लेना चाहिए जिसके अनुसार हमें अपनी रिसर्च बनानी है। फिर आता है परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेना चाहिए, यानी मेकिंग हाइपोथेसिस बना लेनी चाहिए। शोध के दूसरे स्टेप में सभी समस्याओं को जानने के बाद उससे संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। शोध का प्रारूप का विकास करना चाहिए, यानी अब हमें जो है जब हमें कल्पनाएं हो गई तो हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में देख लेना चाहिए। फिर प्रतिचयन होना चाहिए, यानी सिलेक्टिंग ऑफ सैंपल्स। हमें इसमें किसी भी प्रकार के द्वारा खोजे गए परिणामों की जांच की जाती है। कोई भी सैंपल ले लीजिए जो पहले आपने शोध प्रक्रिया देखी होगी उसकी, या फिर आप कहीं से रिसर्च करिए, इसी का माध्यम कहते हैं रिसर्च। यानी जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनको दोबारा से हमें रिक्रिएट करना होता है। तो हमें उसमें से कुछ प्रतिचयन करना होता है कि हम अपनी शोध में कौन से उपकरणों का यूज़ करें। ठीक है। शोध प्रस्ताव का लेखन करना चाहिए। अब हमारे पास समस्या हो गई, परिकल्पनाओं का निर्माण हमने कर लिया, सैंपल्स हमने देख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखने के लिए तैयार हैं। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी किसी भी प्रकार की शोध कार्य करने से पहले
उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह नियम बहुत ही विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कंपलसरी कर दिया गया है। शोध पत्र बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 10 to 15 पेजेस में आ जाना चाहिए। जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है वो आपका 10 to 15 पेज या मिनिमम 20 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिसर्च प्रपोजल के हेड होते हैं यानी जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं वो इतना फिर नहीं पढ़ पाते हैं। आप वो जो है सीन लिख देते हैं, यानी आपके जो प्रपोजल को डिफाइन अच्छे से देखते नहीं है, सिर्फ सीन लिख देते हैं, जिससे कि आपका जो रिसर्च करने का मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है और आपका जो प्रपोजल है वो ठीक से पढ़ा भी नहीं जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। आंकड़ों को एकीकरण होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी आंकड़े कलेक्ट करे हैं उसके बारे में भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखेंगे। तो आंकड़ों जिसमें शोधकर्ता शोध की प्रकृति, उसका क्षेत्र, उद्देश्य, शोध में लगने वाली लागत, समय की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखकर आंकड़ों को एकत्रित करता है और एकीकरण करता है और विधि का चयन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डाटा, यानी शोध के सभी आंकड़ों को एकीकरण करने के बाद शोध प्रक्रिया के अगले चरण पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आप जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्राइमरी और हाई स्कूल के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किया, तो आपने हाई प्राइमरी और हाई स्कूल के बीच स्टूडेंट पर किया कि प्राइमरी में कैसे स्टूडेंट को क्या मानसिक स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है और हाई स्कूल की स्टूडेंट को किस मानसिक स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपने जैसे कि प्राइमरी के लिए आपने अलग स्कूल लिया और हाई स्कूल के लिए अलग स्कूल लिया, ठीक है। तो उनके आंकड़ों को आपको एकत्रित करना होगा। मान लीजिए जैसे कि 15 बच्चों पर आपने यहाँ पर किया, 20 बच्चों ने आपने यहाँ पर किया, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज़ का एनालिसिस आपको जो है आंकड़ों के विश्लेषण में करना होगा, ठीक है। तो फिर आता है राइटिंग अ रिसर्च शोध, मतलब आपने पास जो है रिपोर्ट लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, तो आप अपनी शोध प्रक्रिया को लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आता है शोध प्रस्ताव करते समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, अगर आप शोध प्रस्ताव कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शोध प्रस्ताव लिखने के तो तरीके बहुत हैं, लेकिन बता भी देते हैं कि ये तरीके हैं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि हम शोध प्रस्ताव कैसे लिखें, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हम किस बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपने शोध प्रस्ताव को लिखें, यानी अपनी रिसर्च प्रपोजल को हम क्या ध्यान में रखकर करें कि हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है वो सारी मेहनत हमारी सफल हो जाए। तो सबसे पहले आप अपनी शोध समस्या को परिभाषित करिए, यानी आपकी कौन सी समस्या है उसको आप पहले परिभाषित कर दीजिए। शोध विषय पर प्रकाशित सामग्री की समीक्षा कीजिए, यानी जो आप उसमें टूल्स हैं, आंकड़े हैं, जितने ज़्यादा हो सके वो यूज़ करिए। फिर आता है शोध विधियों और तकनीकियों का अध्ययन करना। स्टडी के दायरे में यूनिट्स को तय करना, यानी एक यूनिट्स को तय कर लीजिए कि आप इतनी लाइंस में आप इनके बारे में लिखेंगे। जैसे कि तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है आपको रिसर्च प्रपोजल, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा लेंथी मत लिखिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, इस तरह मानकर आप अपने सारे प्रपोजल को लिखिए। शोध विधियों और तकनीकियों का अध्ययन करिए, जो भी तकनीकी आपने इसमें इस्तेमाल की है उन चीज़ों को भी आप लिखिए इसमें, है ना। शोध सामग्री को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, यानी आंकड़े जो भी टेस्ट वगैरह लिए हैं उन सबको, जिन टूल से आपने टेस्ट लिए हैं बच्चों के, या फिर आप कोई एनालिसिस आपने किया हुआ है कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, देन आप उसमें इन्वॉल्व करिए उन चीज़ों को, है ना। तो सामग्री का विश्लेषण करिए। व्याख्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट की व्याख्या करिए, भले ही आपने थोड़ा थोड़ा लिखिए, लेकिन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो अगर कंपनी या फिर बिजनेस या फिर आप एज एजुकेशन के फील्ड में हैं, या फिर आप अकाउंटिंग की फील्ड में हैं, बैंकिंग की फील्ड में हैं, देन आप कोई भी फील्ड में है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में ज़रूर रखने हैं रिसर्च प्रपोजल राइटिंग करने में, ठीक है। बिना देरी के हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है आपका जो सारांश होता है, जिसको हम उपसंहार भी कहते हैं, जिसमें आपको शोध सारांश लिखना होगा सभी चैप्टर्स का, जो भी आपने उसमें लिखे हुए हैं, और कहाँ कहाँ से आपने चीज़ें कलेक्ट की, किस किस का रेफरेंस लिया, ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती हैं। परिशिष्ट यानी इसको आधार ग्रंथ भी कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ भी कहते हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ भी कहते हैं, शोध पत्रिकाएं भी कहते हैं, रिपोर्ट्स भी कहते हैं। अगर आपने किसी का इंटरव्यू लिया है, किस तरह से लिया है, आप उसको भी उसमें डिफाइन करेंगे। शब्दकोश यूज़ किया, आपने कौन सी डिक्शनरी यूज़ करी है, क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं। अगर आप अपनी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, आपने इंटरनेट की मदद ली, आप सारे रेफरेंसेस को उसमें लिख सकते हैं। अब आता है शोध प्रस्ताव किन क्षेत्रों के लिए लिखा जाता है। आमतौर पर शोध प्रस्ताव हायर एजुकेशन, विज्ञान और रिसर्च संबंधी क्षेत्रों में लिखा जाता है, जिसके माध्यम से कैंडिडेट को उस स्थान में अपने संबंधित विषय पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। बेसिकली तो हमें सब पता है कि हमें किस किस क्षेत्र में रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो हमें यूनिवर्सिटीज़ देती हैं रिसर्च करने के लिए, इंस्टीट्यूशन देते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, विज्ञान संबंधी क्षेत्र होते हैं, फाइनेंस संबंधी क्षेत्र होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में होता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होता है, खाद्य के क्षेत्र में होता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में होता है, रक्षा के क्षेत्र से होता है, यानी जो सैनिक प्रशिक्षण होता है उनके भी क्षेत्र में आपको रिसर्च करनी होती है। ये ना समझिए कि हर फील्ड में आपको रिसर्च नहीं करनी होगी, लाइफ के हर फील्ड में आपको रिसर्च ज़रूर करनी होगी। जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो आपको अगर आप अगर आप रियल लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो आप उन चीज़ों से प्रेरणा लेकर अपनी उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको शोध प्रस्ताव रखवाए जाते हैं और करवाए जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो